ओके, सो मूविंग ऑन नाउ, हमने क्या कहते हैं प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स पढ़ लिया है। हमने क्या कहते हैं अपना जो न्यूक्लियस सेल थ्योरी ये सब कर लिया है। नाउ मूविंग ऑन टू the last topic for the day, which is animal cell structure and plant cell structure. So for this particular chapter, जो हम concentrate कर रहे होंगे वो हम एनिमल सेल पर और प्लांट सेल पर कर रहे होंगे, और बैक्टीरिया और वायरस भी हमें पढ़ना है। लेकिन मेजोरिटी जो हम ऑर्गेनील्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनील्स क्या होते हैं? बेसिकली हर सेल के अंदर एक, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और हर ऑर्गन का अपना एक काम होता है, उसी तरह से सेल्स के अंदर भी ऑर्गेनील्स होते हैं और हर ऑर्गेनील का एक डिस्टिंक्ट फंक्शन, एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है। Ma'am, are protista, no, protista are not included in your syllabus. Even fungi are not a part of your syllabus. You have to study bacteria, which is kingdom prokaryotes. You have to study plant. You have to study animals, and you have to study viruses. So fungi and protista are not a part of your AS syllabus. ठीक है? Okay. Now, animal cell and plant cell. So दिखने में ही हमें what was the last one? Okay, I'll just scroll up for you. So we have prokaryotes, protoctista, fungi, plantae, and animalia. So you will be doing basically this, and this. Animalia, plantae, and prokaryotes और viruses हमें अलग से करना है, ठीक है? Now, coming to animal cell structure and plant cell structure. दिखाई देने में ही हमें नजर आ रहा है that they are very different. Animal का जो स्ट्रक्चर है सेल का, दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल। नाउ लेट्स सी, हमारे पास एनिमल सेल्स में क्या क्या मौजूद होता है। तो एक एक करके लेट्स आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड कि कौन सा ऑर्गेनील क्या है। नाउ सबसे पहले हमें लेट्स आउटलाइन आवर न्यूक्लियस। हमें कैसे पता ये न्यूक्लियस है? हमें ऐसे पता दैट वी कैन क्लियरली सी कि हमारे पास ये क्या है, हमारा डीएनए है। लेट मी जस्ट ड्रॉ क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स बेसिकली हमारे डीएनए होते हैं, ठीक है? सो बेसिकली हमने एक चीज आइडेंटिफाई कर ली, हमारा न्यूक्लियस, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर हमने देख लिया कि हमारे पास क्रोमोसोम्स और डीएनए है। अच्छा जी, नाउ देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस कि हमारे पास एक होता है सेल, ठीक है? ये हमारा सेल है पूरा। देन सेल के अंदर हमारे पास एक सर्कुलर सेंट्रल रीजन में न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे पास एक छोटा सा गोल सी एक स्पीशीज, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर इट्स नॉट लाइक न्यूक्लियस बस एक अपनी एंटिटी है, न्यूक्लियस के अंदर एक पूरी दुनिया है। You have your chromosomes over there, you have your nucleolus, and there's a lot happening inside your nucleus, and we will just be studying that when we're going to do a protein synthesis, कि हमारे पास डीएनए जो है वो कितनी कमाल की और कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। So your basically your genetic material, it is all enclosed and it is safe inside nucleus, ठीक है? अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द you can notice these structures, ठीक है? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसके ऊपर थोड़ा सा हमें कुछ डॉटेड स्क्रम्स टाइप चीज नजर आ रही है। ये हमारे पास होता है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? ये जो हमारे पास डॉट्स हैं, ये इसको एक बहुत रफ सा टेक्सचर, एक बहुत रफ सी अपीयरेंस दे रहा होता है। तो हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर होते हैं ये छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये जो छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे पास फ्रीली क्या कहते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में भी घूम सकते हैं, और इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। So any endoplasmic reticulum which has these ball-like small structures, these structures are called ribosomes। और जिस endoplasmic reticulum की बॉडी पर, जिसके स्ट्रक्चर पर ये ball-like structures present होंगे, जिनको हम ribosomes कहते हैं, वो हमारे पास rough endoplasmic reticulum होगा। Now over here, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि when you're studying any concept, make sure that if you want to recall it, try having any analogy or having a short form or having something for you to recall. So अभी बैठे बैठे I can say कि okay, rough endoplasmic reticulum is the one which has ribosomes, right?
So because ribosomes have an R and rough endoplasmic reticulum has an R, तो मैंने एक कनेक्शन ढूंढ लिया. जरूरी नहीं है कि आपका जो कनेक्शन हो it should make sense to anybody. It should make sense to you. As long as a mnemonic, an acronym, an analogy, a short form, or any method you're trying to remember a certain thing with. For example, मैं एक बहुत funny सी आप लोगों को example देती हूँ. So I have a friend जिसको मैं short form में I call him Azi. And there is this medicine azithromycin that's for a particular disease. मुझे एग्जाम से एक रात पहले उस मेडिसिन का नाम याद करना था, मुझसे वो मेडिसिन का नाम याद ही नहीं हो रहा था, azithromycin. बट टिल दिस डेट, मुझे एग्जाम दिए हुए शायद कोई 6 महीने हो चुके हैं, टिल दिस डेट आई रिमेम्बर दैट मेडिसिन. व्हाई? बिकॉज मैंने अपने उस फ्रेंड के नाम से उस मेडिसिन को याद रखा था कि जहां पे तुम्हें आजी नजर आएगा यू जस्ट हैव टू टिक दैट आंसर एंड आपको azithromycin मिल जाएगा. So your acronyms, your short forms, your mnemonics should not make sense to anybody but you, and you should be able to recall. और आपको ऐसी छोटी छोटी चीजों को इस तरह से याद रखने में आसानी होती है. ठीक है. नाउ हमने RER पढ़ लिया, हमने राइबोसोम्स देख लिए, हमने न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस देख लिया. नाउ लेट्स सी. अब हम जब इस बाउंड्री से बाहर आते हैं तो हमें बिल्कुल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा ही एक और स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है यहाँ पर, बट उसमें कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है, उसमें कोई बॉल लाइक स्ट्रक्चर अटैच नहीं है. उसका स्ट्रक्चर जो है, उसकी जो शेप है वो बिल्कुल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी है, बट उसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं है. सो इट इज स्टिल एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. We said that if any endoplasmic reticulum is having ribosomes on it, it is having a rough appearance. And because another endoplasmic reticulum is not having ribosomes on it, it has a very smooth, a very slippery appearance. हम उसको smooth endoplasmic reticulum बुलाएंगे. So an endoplasmic reticulum without ribosomes is smooth endoplasmic reticulum, and an endoplasmic reticulum with ribosome is a rough endoplasmic reticulum. So far we have discussed these 4 things. Now moving on. अब हमने एक और चीज देखी, हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द हमें क्या नजर आ रहा है कि एक तो ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूस नहीं है. इफ यू नोटिस, हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी जो ये सारे स्टैक्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, कंटिन्यूस है. ठीक है. इवन फॉर दैट मैटर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी जो स्टैक्स हैं वो हमारे पास जुड़े हुए हैं, कंटिन्यूस है. बट जो ये चीज है, ये there is some separation, there is some what do you say distance between these stacks. ये चीज हमारे पास होती है गोल्जी apparatus. इसको गोल्जी apparatus भी कहते हैं और इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं. ठीक है. और इस गोल्जी बॉडी के इर्द गिर्द हमें गोल गोल से वेसिकल्स, सैक नजर आ रहे हैं, उनको हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं. और इनको हम गोल्जी वेसिकल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि गोल्जी बॉडी इन वेसिकल्स को बना रही होती है. कैसे बना रही होती है, क्यों बना रही होती है, किस सीक्वेंस में बना रही होती है, पर्पस क्या होता है, वो हम सब जब गोल्जी बॉडी का सब टॉपिक पढ़ रहे होंगे हम तब उसको तब अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. अभी हम खाली सिर्फ स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सी चीज क्या है. So we have done Golgi apparatus and Golgi vesicle. Now, Huda, coming to your question C, साइटोप्लाज्म जो इंटरनल फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल है, यहाँ पर देखो उसने जो हमारी डायग्राम है उसमें साइटोप्लाज्म इज जस्ट लेबल्ड एज द मीडियम, एज द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल. सो आप साइटोप्लाज्म को इंटरनल इन्वायरमेंट कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द सेल ऑर्गेन्यूल्स इस तरह से उसको डिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है. नाउ देन वी हैव द बाउंड्री, जो कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है. तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन पूरी एक बाउंड्री सेल की है. हमने उसको पहले ऊपर डिस्कस कर लिया था जब हम लोग सेल थ्योरी कर रहे थे. नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है जी. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया ग्रेड 6 की साइंस में हम लोग पढ़ते थे कि पावर हाउस ऑफ द सेल है. अभी भी वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, जस्ट दैट उसकी बहुत सारी चीजें. वो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों है आप उसको अब आकर समझ रहे होगे. और वो इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल है कि अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, एटीपी रिक्वायर्ड होता है. और एटीपी बेसिकली क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है. यानी सेल को, ऑर्गेनिज्म को, टिश्यू को, ऑर्गन सिस्टम को, ऑर्गन्स को अपनी फंक्शनिंग के लिए, अपने प्रोसेसिंग के लिए क्या चीज चाहिए, एनर्जी चाहिए. ठीक है. और एनर्जी क्या है सेल की,
ऑर्गेनिज्म की एटीपी है। और ये एटीपी कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये कहाँ बन रहा है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील, व्हाई, बिकॉज इट इज सिंथेसाइजिंग, इट इज मेकिंग एटीपी फॉर यू। ठीक है, नाउ दैट्स माइटोकॉन्ड्रिया फॉर यू। व्हेन वी हैव राइबोसोम्स हम लोग कर चुके हैं। अब आ जाते हैं वैक्यूल। वैक्यूल हमारे पास बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है, न्यूट्रिशन स्टोर होता है। सो एनिमल सेल्स में वैक्यूल का इतना अहम रोल नहीं होता। मोर ऑफन हमारे पास एनिमल सेल्स में तो जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और वो टेम्पररी वैक्यूल्स होते हैं, दे नॉट परमानेंट वैक्यूल्स, बिकॉज हमारे पास वैक्यूल का जो मेजर रोल होता है वो हमारे पास सेल में होता है, सॉरी प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल्स में एक तो जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू द वैक्यूल ऑफ अ प्लांट सेल, एंड इट इज अ टेम्पररी वैक्यूल, इट इज नॉट अ परमानेंट वैक्यूल। ठीक है, सब्सिक्वेंटली हमने वैक्यूल कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ हमारे पास सेंट्रियोल होता है। नाउ मैं इस लाइन को थोड़ा सा मिटा दूं, एंड आई वांट यू गाइस टू अप्रिशिएट दिस। यहाँ पर आप लोगों को परपेंडिकुलर में यानी एट राइट एंगल टू वन अनदर दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे। ये सिलेंडर, अच्छा ये जो चीज है, ये जो थोड़ा सा सूरज और स्पाइक्स टाइप कुछ बना हुआ है, ये सिर्फ इस रीजन को हाईलाइट करने के लिए बना हुआ है, ऐसा इस तरह से होता नहीं है। ये सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि एक रीजन में दो सेंट्रियोल्स एट राइट एंगल टू वन अनदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह का कोई स्पाइकी सा उसका वो होता नहीं है, इट्स जस्ट आइडेंटिफाइंग कि ये इस रीजन को बेसिकली हम कहते हैं एमटॉक। नाउ व्हाट इज एमटॉक? mTOR is microtubule organizing center, यानी वो रीजन जहां पर दो सेंट्रियोल्स, हमेशा सेंट्रियोल एक पेयर में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कभी भी आपको कोई एक सेंट्रियोल नजर नहीं आ रहा होगा। सेंट्रियोल्स विल ऑलवेज बी टू एंड दे विल बी एट राइट एंगल टू वन अनदर, एंड वो रीजन जहां पर दो सेंट्रियोल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उस रीजन को, उस एरिया को हम लोग कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। क्यों कहते हैं? दिस यू विल लर्न इन चैप्टर नंबर 5 जो कि सेल डिवीजन का होगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास सेंट्रियोल्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू मेक द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस। और वो जो स्पिंडल फाइबर होता है उसके सारे जो फाइबर्स होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से बन रहे होते हैं। और क्योंकि सेंट्रियोल बनाता है आपका स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं, इस वजह से हमारे पास इस रीजन को जहां पर सेंट्रियोल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उस रीजन को हम लोग कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। क्योंकि इस जगह से, ये जो जगह है सेंट्रोजोम, भी इस जगह को कहते हैं, इस रीजन को कुल मिला के हम लोग सेंट्रोजोम भी कहते हैं, और इस रीजन को माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स बनेंगे और फिर स्पिंडल बनेगा। तो यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है माइक्रोट्यूब्यूल की, स्पिंडल फाइबर की, वो किसकी होती है? वो इन सेंट्रियोल्स की होती है। एनी क्वेश्चन सो फार अबाउट ऑल ऑफ दिस? Okay. Now, so we are done with centrioles, we're done with mTOR, we're done with centrosomes. I don't think so. We are missing on anything. Lysosomes. Now, lysosome basically क्या है? Lysosome हमारे पास basically एक particular specific type का Golgi vesicle है. Lysosome is basically a special Golgi vesicle. एंड अगेन हम लोग लाइसोसोम को भी पढ़ रहे होंगे कि लाइसोसोम एग्जैक्टली क्या है, इसका फंक्शन क्या है, and why is it different from other Golgi vesicles. So these are all the organelles, all the things that you will find in an animal cell. ठीक है, अच्छा एक चीज, now when I said हमारे पास न्यूक्लियस जो होता है, जो ट्रू न्यूक्लियस होता है, उसकी क्या होती है? So lysosomes are contained inside Golgi bodies. No. So basically look at this. हमारे पास गोल्जी बॉडी क्या है? हमारे पास जो ये पर्पल में आपको सारे स्टैक्स नजर आ रहे हैं ना, ऑल दी स्टैक्स, लेट मी आउटलाइन गोल्जी बॉडी फॉर यू। ये जो स्टैक्स हैं, ये आपके पास गोल्जी बॉडी है। ये मेम्ब्रेनस स्टैक्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन। जिस तरह आपका सेल मेम्ब्रेन से बन, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है? मेम्ब्रेन एक लेयर कह सकते हैं, और मेम्ब्रेन खाली हमारे सेल की नहीं होती, न्यूक्लियस की हमने देखा मेम्ब्रेन होती है, आपका
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया आपका, क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इन सब में मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो हमारे पास जो ये स्टैक्स हैं, ये जो लेयर्स हैं, ये हमारे पास गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस होता है। ये इसकी वेसिकल्स हैं, यानी इससे एक प्रोडक्ट बन रहा है जो वेसिकल्स की फॉर्म में बन रहा है। ये गोल्जी बॉडी बेसिकली वेसिकल्स को बनाती है, ठीक है। और इन वेसिकल्स में एक स्पेसिफिक टाइप की वेसिकल होती है जिसको हमने स्टडी करना है। उस वेसिकल का नाम होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का पूरा हम स्ट्रक्चर फंक्शन आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन गोल्जी बेसिकली स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन होता है, लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन होता है, जो कि बनाता है, रिलीज करता है सर्टेन वेसिकल्स को, जिनको हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। उन वेसिकल्स में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, कुछ विद इन द सेल इस्तेमाल होने के लिए होते हैं, कुछ सेल से बाहर जाने के लिए होते हैं। वो हम सब पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। बट उन वेसिकल्स में से एक सर्टेन वेसिकल होती है, एक स्पेसिफिक वेसिकल होती है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम, और उसकी क्या फंक्शनिंग होती है वो हमें अलग से पढ़नी है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हमने इस तरह से कर लिया, ठीक है। होता है, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? गोल्जी वेसिकल से बनती है लाइसोसोम, फिर वो रिलीज हो जाती है, वो साइटोप्लाज्म में आ जाती है, ठीक है। ओके, नाउ अच्छा, हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस की, कि हमने अभी ट्रू न्यूक्लियस को अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो लेट मी हाईलाइट दैट डबल मेम्ब्रेन फॉर यू। सो ठीक है, और फिर उसकी एक बाहर की तरफ होगी, ठीक है। तो ये उसकी डबल मेम्ब्रेन इस तरह से बन रही है। एक, लेट मी शो, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसमें पेन को पतला कर लूं। सो एक लेयर ये वाली है विच यू कैन सी, और एक लेयर ये वाली है, यानी मेम्ब्रेन जो है वो दो लेयर से बनी हुई है। यहाँ पर भी एक इंटरनल लेयर है विच इज फेसिंग द इंटरनल कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस, द क्रोमैटिन्स, द क्रोमोसोम, और एक लेयर वो है न्यूक्लियस की जो कि साइटोप्लाज्म को फेस कर रही है। सो दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन, एंड इफ you can see, it is not a continuous layer, it has gaps, it has exit regions है इसके पास, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो मटेरियल न्यूक्लियस से बाहर जाना होता है वो इन पोर्स के थ्रू एग्जिट करता है, और जो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आना होता है वो के अंदर एंटर करता है। So a nucleus, a true nucleus has a double membrane surrounding it, and it has small pores to allow the entry and exit of substances in and out of the nucleus. ठीक है? These are all the organelles that you will find in an animal cell structure. Okay? Any questions so far? Moving on to a plant cell. अच्छा, आपको इन दोनों डायग्राम्स में एक चीज नजर आ रही होगी, पेरोक्सीसोम, जस्ट इग्नोर इट, ये आप लोगों के एएस लेवल के कंटेंट का पार्ट नहीं है, सो जस्ट इग्नोर पेरोक्सीसोम्स। उसके अलावा बाकी जितने भी आप लोगों को ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, दीज आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। नाउ कमिंग टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में एक चीज होती है जो हमें एनिमल सेल में नजर नहीं आई, हम उसको हाईलाइट करते हैं, वो होती है सेल वॉल। यानी कि हमने कहा था कि हर सेल के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, लाजमी होता है। हर सेल के पास जेनेटिक मटेरियल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ये तीन चीजें लाजमी होती हैं हर सेल के पास टू आइडेंटिफाई इट एज अ सेल। नाउ सेल मेम्ब्रेन के लिए हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली व्हाट, सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली योर बैरियर, बाउंड्री होती है, ठीक है। प्लांट सेल में खाली सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन की एडिशनली एक और बाउंड्री होती है, और वो होती है सेल वॉल। नाउ हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करें? फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, ठीक है। हर घर के अंदर एक गेट होता है जो रोड को फेस कर रहा होता है, स्ट्रीट को फेस कर रहा होता है, ठीक है। वो आपका फर्स्ट गेट होता है ना, घर के अंदर आप उस सेंटर होता है। और फिर एक आपका जो इंटरनल हाउस होता है उसके अंदर का एक एंट्रेंस होती है, यानी एक आपका मेन गेट होता है जो गली में खुलता है, और एक घर के अंदर आके भी आपका एक एंट्रेंस गेट होता है। सो यू हैव टू गेट्स एंड देन यू आर एबल टू एंटर योर हाउस, राइट? उसी तरह से सेल, जो प्लांट सेल होता है उसमें दो गेट्स होता है, एक सेल वॉल होती है। नाउ सेल वॉल इज फुल्ली परमिएबल,
What do I mean by fully permeable? When we were talking about cell membrane, we said that cell membrane regulates the entry and exit of substances into and out of the cell. Cell membrane हर चीज को अंदर या बाहर जाने yes होगा. Cell wall is fully permeable. ठीक है. हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल या पार्शियली परमिएबल होती है. वो हर चीज को अंदर सेल के नहीं जाने देती, क्योंकि फिर हमारा सेल बर्स्ट हो जाएगा या कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे सेल में जा सकते हैं जो कि सेल को टॉक्सिक इन्वायरमेंट बना देंगे और फिर सेल हमारा लिसिस कर जाएगा या सेल मर जाएगा हमारा. तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इज इट्स मेन प्रोटेक्शन व्हिच इज अलाउइंग अ सर्टेन स्पेसिफिक सब्सटेंसेस टू एंटर द सेल. ठीक है. हाउएवर सेल वॉल ये नहीं करता. सेल वॉल कुछ फिल्टर नहीं करता. सेल वॉल कहता है जिसको आना है जो आना है फ्री एंट्री है सब आ जाओ. तो सेल वॉल इज फुल्ली परमिएबल. ये आपको अलाउ सेल वॉल अलाउज एवरीथिंग. व्हाट्स इट्स फंक्शन? वेरी गुड. खुदा हम लोग सेल वॉल भी एक पर्टिकुलर जितने भी ऑर्गेनेल्स है ना इन सब का स्ट्रक्चर फंक्शन हम लोग सब करेंगे. तो जब हम सेल वॉल का चैप्टर कर रहे होंगे तब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका क्या फंक्शन है. बट टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, सेल वॉल बेसिकली शेप प्रोवाइड कर रहा होता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है. कैसे? ऐसे कि अगर आप एक प्लांट एनिमल सेल को देखो, ये तो आपने जो डायग्राम है ना इट्स अ परफेक्ट सर्कल. सेल्स परफेक्ट सर्कल कभी भी नहीं होता. टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू गाइस, कार्टून डायग्राम इसको बेसिकली हम लोग कार्टून डायग्राम से हैं क्योंकि असल में सेल्स ऐसे नहीं दिखते. ये एक बहुत रफ सा कार्टून डायग्राम होती है टू एक्सप्रेस सेल्स. सेल्स यूजुअली जो एनिमल के होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जैसे आई हैव ड्रॉन इन दिस डायग्राम. ठीक है. दे आर इरेगुलर इन शेप. एनिमल सेल्स आर ऑलवेज इरेगुलर इन शेप. उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. वो जेली की तरह इधर से उधर उनका शेप होता है. दे डू नॉट हैव अ परफेक्ट शेप. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्ररी, a plant cell has a very well defined, a very proper regular shape. और वो जो शेप आती है वो सेल वॉल की स्ट्रेंथ की वजह से आती है. ठीक है. तो सेल वॉल का बेसिकली जो फंक्शन होता है वो स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड करना होता है टू अ प्लांट सेल. ठीक है. जो आपका रेगुलेशन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस होता है दैट इज सोनली द जॉब ऑफ योर सेल वॉल. ठीक है. नाउ हमारे पास पहली जो लेयर थी वो हमारे पास सेल वॉल थी और जो फिर दूसरी इंटरनल पतली सी लेयर है वो हमारे यस फहद टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी जो सेल वॉल होती है वो प्रोवाइड कर रही होती है प्लांट सेल को, जिसकी वजह से हमारे प्लांट सेल की जो टर्जिडिटी वाला पूरा कॉन्सेप्ट होता है और जो प्लांट सेल हमारा प्रेशर बेयर कर सकता है वो इसी वजह से कर सकता है बिकॉज इट हैज अ एक्सटर्नल सेल वॉल. ठीक है. फिर हमारे पास आ जाती है सेल मेम्ब्रेन जो कि फर्स्ट जो कि सेकंड लेयर होती है, सेकंड बाउंड्री होती है एक प्लांट सेल की. फिर उसके बाद हमारे पास इफ यू कुड नोटिस हमारे पास यूजुअली एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है ना वो सेल के मिडिल में होता है, मिडिल रीजन में होता है. प्लांट सेल में मिडिल में एक बड़ा सा होता है जी क्या? वैक्यूल. हमारे पास प्लांट सेल में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि बाकी सारे ऑर्गेन्यूल्स को जो बाउंड्रीज होती हैं कोने की तरफ पुश करता है. ये बहुत बड़ा सा, ये सबसे बड़ा जो ऑर्गेनील होता है ना इन प्लांट सेल वो आपका सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि बाकी सारे ऑर्गेन्यूल्स को पुश कर देता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, टुवर्ड्स द बाउंड्री ऑफ द सेल. तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो बेचारा पिचका सा हो जाता है टुवर्ड्स वन कॉर्नर ऑफ द सेल. हमारे पास अगेन वही सारी चीजें जो हमने अभी नोटिस की थी एनिमल सेल में. वी हैव अ न्यूक्लियस. ठीक है. इधर हमें न्यूक्लियर पोर और डबल मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही बट न्यूक्लियस हमें पता है जो ट्रू न्यूक्लियस होता है उसके पास डबल मेम्ब्रेन भी होगी और न्यूक्लियर पोर भी होगा. ये इसका जी आपका आ जाता है न्यूक्लियोलस. ठीक है. उसके बाद हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी एक आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि आरईआर इज यूजुअली कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के साथ साथ ही आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नजर आ रहा होगा. तो ये जी हमारे पास आ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. ओके. देन हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे पास राइबोसोम्स वाला है वो हमारे पास आरईआर होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास कौन सा होगा जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे. सो दिस वन इज योर एसईआर and this one is your SER and the ones with the ribosomes on it are your RER.
ठीक है जी। नाउ देन वी हैव आवर माइटोकॉन्ड्रिया। हमने अभी अंडरस्टैंड किया था माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, एटीपी सिंथेसाइज कर रहा होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। वी फर्दर स्टडी अबाउट इट। Now, another thing that we have in plant cell and we do not have in animal cell is chloroplast. अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? अब फोटोसिंथेसिस हमें पता है कि हमारे जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट इज बेसिकली द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जहां पर हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का रीजन होता है। एनिमल सेल्स क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। नाउ सो एडिशनल चीजों को हम लेबल कर लेते हैं कि हमारे पास सेल वॉल एक एडिशनल चीज थी, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट एक एडिशनल चीज है, सेंट्रल वैक्यूल। आई टोल्ड यू दैट इन एनिमल सेल्स स्मॉल वैक्यूल होता है, टेम्पररी वैक्यूल होता है, ज्यादा अहम रोल नहीं होता। But in plant cells, we have a central vacuole which occupies most of the space of a plant cell, and it's very important. ठीक है? So central vacuole is a very important part of an animal cell. और हमारे पास जो सेंट्रल वैक्यूल की सॉरी जो सेंट्रल वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है ना, जो इसकी आउटर बाउंड्री होती है सेंट्रल वैक्यूल की, उसको बहुत अहम नाम होता है, एंड इट इज पार्ट ऑफ योर एएस सिलेबस व्हिच इज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ सेंट्रल वैक्यूल। ओके, और इस वैक्यूल के अंदर होता क्या है? ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो इस वैक्यूल के अंदर होती है? तो हमारे पास वैक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड में हमारे पास सारे जो बेसिक सारी जो चीजें होती है ना, वो हमारे सेल सैप के बेसिकली इसके अंदर का जो कंटेंट है, वैक्यूल के अंदर का कंटेंट, इसको हम कहते हैं सेल सैप। और इसमें आपका क्या क्या होता है? आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो बेसिकली आपका जो सैप होता है ना, सेल सैप इनसाइड योर वैक्यूल, इट्स बेसिकली द स्टोरेज सेंटर ऑफ अ प्लांट सेल। तो न्यूट्रिएंट्स हो गए, वेस्ट मटेरियल हो गया, सबका सब सेल सैप के अंदर होता है। इसमें ही ज्यादातर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। सो अ वैक्यूल व्हिच कंप्राइज्ड ऑफ द टोनोप्लास्ट एंड द सेल सैप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और हम इसके बारे में फर्दर और स्टडी भी करेंगे। हमारे पास गोल्गी एपरेटस यहाँ पर भी है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हमारे पास हमने पढ़ लिया है। अच्छा जी, द लास्ट थिंग फॉर द डे इज प्लाज्मोडेस्माटा। नाउ व्हाट इज अ प्लाज्मोडेस्माटा? अगर आपको नजर आ रहा हो, ये थोड़ा सा ना हॉलो सा होल लाइक रीजन है, और इसमें से चीजें एंटर हो सकती हैं। सो यू सी देयर इज दिस ऑर्गेनेल, इसको साइटोस्केलेटन कहते हैं, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे थोड़े दिनों में। इस प्लाज्मोडेस्माटा, एक आप ऐसे इमेजिन करो, एक फनल है या एक फिल्टर पेपर है, या आपके पास फॉर एग्जांपल कोई आपका जो शावर होता है वो है, होल्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे, और ये अलाउ कर रहे हैं चीजों का एंट्री और एग्जिट। अब द क्वेश्चन इज कि हमारे पास सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन के थ्रू भी तो चीजें पास हो रही होती है, तो प्लाज्मोडेस्माटा से एंट्री और एग्जिट की क्या जरूरत है? तो we will study the function of plasmodesmata, its significance, कि जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हो रहा है तो एक और पोरस प्लाज्मोडेस्माटा रीजन की क्या जरूरत थी कि एक और एंट्री और एग्जिट का रीजन हमारे पास इन प्लांट सेल मौजूद होता है। तो when we will come to the subtopic of plasmodesmata, we'll understand that. For today, that's it for today, by the way. For today, what I want you guys to do, आप लोगों के जीसी पर, गूगल क्लासरूम पर मैं आज का ब्लर्टिंग मेथड का पोल डालूंगी। ऑल ऑफ यू, आप लोगों के पास ये असाइनमेंट आ जाएगा। आप लोगों ने whenever you guys get time, सोने से पहले 12 बजे 11 बजे, whenever you guys sleep, take a blank paper and just write pointers. पूरे पूरे sentences नहीं, just what you could recall, all the stuff that you did in today's class without any revision, without going through any course book, notes, anything. Just blurt it out. आज क्या सीखा हमने? And then you upload that piece of paper. मे बी वो मुझे भी सेंस ना मेक कर रहा हो, बट आपने क्या सीखा आप उसको ब्लर्ट कर दोगे। ठीक है, that's it for today. And also another thing, just remember the 4 things that are different between a plant cell and an animal cell. बाकी है, that's it for today. Anything, any question you guys have, otherwise we'll call off the class.